हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। चलिए हम समझते हैं आज हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का सेकंड पार्ट क्या है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, कल हमने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने आपको समझाया था और आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हम आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए आप, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया है, एनसीईआरटी कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कोई भी पदार्थ हो अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन हो, कोई भी पदार्थ हो अगर उसमें क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो, और रासायनिक परिवर्तन होने से एक नए पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो इस पूरी क्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो एनसीईआरटी के अनुसार ये डेफिनेशन ही आप एग्जाम में लिखें। क्या डेफिनेशन आप समझ जाइए कि कोई पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और एक नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे रासायनिक अभिक्रिया समझिए। मान लीजिए आपने कोई पदार्थ लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों लिए। अब इनमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इनमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन होने से कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया। जैसे और लेता हूं मैं मैग्नीशियम का टुकड़ा लेता हूं, मैग्नीशियम Mg, और इसकी क्रिया मैं ऑक्सीजन से करवा रहा हूं। इन दोनों में भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन होने से एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या कहलाएगी, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस तरह रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कोई पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से CO2 बन रहा है, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होने से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। इस तरह ये थी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम आगे चलते हैं, इसको और विस्तार से समझते हैं। देखिए क्या है, ये था रासायनिक अभिक्रिया। इसको मैं हटा देता हूं। देखिए आप इसको ध्यान से समझिए, क्या है ये, देखते जाइए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से समझिए। मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया समझा दिया, अब मैं रासायनिक समीकरण समझा रहा हूं। क्या होता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की बात करें, क्या है रासायनिक समीकरण। तो समझिए, रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, अभिकारकों की जरूरत पड़ती है। और अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण को मतलब समझने के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या है ये रासायनिक समीकरण, क्या होता है, जब अभिकारक व उत्पाद को रासायनिक सूत्रों के प्रतीकों में लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं।
करते हैं। रासायनिक समीकरण से उसे क्या बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए इसको, क्या है समझते हैं इसको। देखिए मैं लिखता हूं एक तरफ अभिकारक और तीर का निशान लगाया। जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्पाद। क्या बनाते हैं, उत्पाद, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहां क्या लिखा है, जब अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्रों के प्रतीकों में लिखा जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं। तो अभिकारक को भी हमको सूत्रों के द्वारा लिखना है और उत्पाद को भी हमें किस रूप में लिखना है, सूत्रों के रूप में लिखना है। जैसे अभिकारक की बात करें, जैसे मैं कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवा रहा हूं तो ये क्या हो गए, अभिकारक। तो ये कार्बन को C से व्यक्त किया जाता है और ऑक्सीजन को O2 से व्यक्त किया जाता है। और जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, CO2। तो ये देखिए मैंने रासायनिक सूत्रों के प्रतीक लिखे हैं। रासायनिक सूत्र कार्बन को C से बताते हैं, ऑक्सीजन को O2 से बताते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से बताया जाता है। और देखिए जैसे वही वाला मैग्नीशियम, और यहां लेता हूं मैं ऑक्सीजन, ये सूत्र लिखे मैंने और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या बन गए, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर CO2 और मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर MgO। तो ये जो मैंने एक अभिकारक और उत्पादों को मैंने सूत्र के रूप में लिखा है, तो ये सूत्र ही क्या कहलाता है, पूरा हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये पूरा क्या कहलाता है, एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब अगली बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। कोई भी रासायनिक समीकरण होता है वो तब तक रासायनिक समीकरण व्यवस्थित रूप से नहीं कहलाता है जब तक उसे संतुलित नहीं किया जाए। तो अभी जो हमारा रासायनिक समीकरण है वो कंकाली समीकरण है। अब आप पूछेंगे कंकाली समीकरण क्या होते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो समझिए इन दोनों में से कौन सा कंकाली रासायनिक समीकरण वो चेक करना पड़ेगा हमको। तो देखिए ये तीर का निशान लग रहा है, एक तरफ बायां पक्ष से और एक दायां पक्ष से। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणु और अणु की संख्या अगर बराबर है तो ऐसा रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष में अगर परमाणु और अणुओं की संख्या बराबर है तो ऐसे रासायनिक समीकरण क्या कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अगर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणु या अणु की संख्या बराबर नहीं है तो ऐसे रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो हम चेक करते हैं इन दोनों में से कौन कंकाली रासायनिक समीकरण है। तो देखिए पहला वाला, देखिए तीर के निशान के इधर देखिए कार्बन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और इधर देखिए तीर के निशान की तरफ कार्बन 1 दिख रहा है। इधर देखिए तीर के निशान के इधर की तरफ ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं और तीर के निशान के इधर देखिए ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं। कहने का मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। तो जो ऊपर वाला समीकरण होगा वो क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगला चलते हैं सेकंड वाला। देखिए मैग्नीशियम इधर 1 दिख रहा है, इधर भी 1 दिख रहा है, इधर ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, इधर ऑक्सीजन 1 दिख रहे हैं। तो इधर मुझे 2 करने पड़ेंगे, इधर 2 है तो इधर भी मुझे क्या करने पड़ेंगे, 2 करने के लिए मैं 2 यहां लगाऊंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। तो मैग्नीशियम भी अब कितना हो जाएगा, 2। देखो ऑक्सीजन तो 2 हुआ है लेकिन साथ में मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2। तो इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, तो इधर 2 कर देंगे, ये 2 कर दिया मैंने। तो अब ये क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये पहले असंतुलित था, कंकाली था, यानी कि इसको मैंने संतुलित करने से पहले क्या था, कंकाली समीकरण था, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, संतुलित रासायनिक समीकरण बना दिया। तो अब ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो गया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। पहले ये कंकाली रासायनिक समीकरण था क्योंकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं थी। जब तीर के निशान के दोनों तरफ बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है तो ऐसे समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। और जब तीर के निशान के दोनों तरफ बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो ऐसे रासायनिक समीकरण क्या कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, वो अभी तक अधूरा कहलाता है। क्यों अधूरा कहलाता है, इसी को हम आगे जानेंगे, आप ध्यान से इसको समझिए। देखिए क्या है ये, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझिए। देखिए मैं लिखता हूं Fe, इसकी क्रिया में H2O से करवा रहा हूं, जल से करवा रहा हूं,
और बन रहा है Fe3O4 का निर्माण हो रहा है, साथ में किसका निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने में, CO ले लेता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी क्रिया मैं हाइड्रोजन से करवा रहा हूं और यहां पर ध्यान दीजिए, यहां दाब है 340 atm, दाब कितना है 340 atm, और किसका निर्माण हो रहा है, CH3OH का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह आप इसको देखिए ध्यान से, पहला जो समीकरण है उसमें Fe की क्रिया यानी कि आयरन लोहे की क्रिया जल से करवा रहे हैं और बन क्या रहा है, Fe3O4, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब ये जो रासायनिक समीकरण है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है या संतुलित नहीं है। अगर वो असंतुलित होगा तो वो कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, Fe इधर 1 दिख रहा है, इधर Fe3 दिख रहे हैं, कहने का मतलब Fe इधर 1 है, इधर 3 है, यानी कि पहले ही पता चल गया कि हमारा जो समीकरण है वो क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण है। हम इसको संतुलित करते हैं, और कैसे संतुलित करेंगे, Fe इधर 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो ये 3 होने से Fe भी इधर 3 हो गया। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितने, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, चलिए बिल्कुल सही बात है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 4, इधर 4 है, इधर 4 करने के लिए मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 4 लिखूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो जाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 का 2 से 4 दूनी 8, तो मुझे हाइड्रोजन उधर 8 करने के लिए मेरे को यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, 4, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरह क्या हो गया, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। फिर अब मैंने एक बात बोली थी, कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण अभी जब तक अधूरा है जब तक उसके अंदर और कुछ चीजें ऐड नहीं की जाए। जैसे कौन सी, भौतिक अवस्थाएं लिखनी बहुत जरूरी है हमें। अब इसकी भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं कि एक सॉलिड है, ठोस है कि द्रव है, कौन जिस पदार्थ का हमने यूज किया वो क्या ठोस है, द्रव है या गैस रूप में है, तो वो देखिए आप ध्यान से। जैसे लोहा होता है तो सॉलिड होता है तो हमको कोष्टक में यहाँ एस लिखना पड़ेगा, सॉलिड होता है, ठोस होता है। पानी की बात करें, पानी क्या होता है, यहाँ पर हमने पानी लिया है वो किस रूप में है, यहाँ पर गैस के रूप में, किस रूप में है, ये जलवाष्प के रूप में, इसलिए मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ G लिख देता हूँ। और फिर ये Fe3O4 बना, तो ये हमारा ठोस है, सॉलिड है, इसलिए मैं S लिख देता हूँ। ये हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए मैं यहाँ G लिख देता हूँ। और कोई भी गैस जब बाहर निकलती तो उसके ऊपर तीर का निशान, एरो के रूप में ऊपर की तरफ एक तीर का निशान लगाया जाता है जो गैस को बाहर निकालने के लिए दर्शाता है। इस तरह ये इसकी क्या हो गई, भौतिक अवस्थाएं हो गई। क्या हो गई, ये भौतिक अवस्थाएं हो गई। सेकंड वाला समीकरण देखिए, इसके अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवा रहे हैं तो CH3OH का निर्माण हो रहा है। संतुलित समीकरण है या नहीं चेक करेंगे हम। सबसे पहले कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है, इधर कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2, और यहाँ कितने, 3 और 1 4 है, तो इधर 4 करने के लिए मुझे 2 यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अगली बात करें, कौन कैसा दिख रहा है, तो समझिए इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये गैस होती है, तो यहाँ G लिख दीजिए। हाइड्रोजन भी क्या होती है, यहाँ गैस होती है, G लिख दीजिए। क्या बन रहा है हमारा, CH3OH, यानी कि एक जलीय विलयन बन रहा है, मतलब मेथिल एल्कोहल बन रहा है। तो देखिए ये मेथिल जो एल्कोहल है ये कैसा दिखेगा, AQ के रूप में दिखेगा। किस रूप में दिखेगा, AQ, एक्वस के रूप में नजर आएगा, एक्वस के रूप में नजर आएगा। इसका टेम्परेचर कितना है, सॉरी इसका दाब कितना, कितने दाब पे अभिक्रिया हो रही है, 340 atm। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हम भौतिक अवस्था है तो लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करते हैं, साथ में हमको तीर के निशान के ऊपर ताप की अवस्थाएं भी लिखनी पड़ेगी कि कितने टेम्परेचर पे हो रही है या कितने दाब पर हो रही है अभिक्रिया, या इसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज में आ रहा है। अगर इनमें उत्प्रेरक भी यूज आ रहा है तो हमें तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक भी लिखने पड़ेंगे। तो याद रखें, ताप भी लिखना पड़ सकता है, दाब भी लिखना पड़ सकता है, उत्प्रेरक भी लिखना पड़ सकता है तीर के निशान के ऊपर। तब जाके हमारी जो रासायनिक समीकरण होगा वो कंप्लीट रासायनिक समीकरण, पूरा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया, इस अभिक्रिया में 340 atm दाब पर यह अभिक्रिया हो रही है और पहली अभिक्रिया मैंने बता दी। तो ये दोनों जो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे और दोनों ही कंप्लीट समीकरण कहलाएंगे, जिसमें हमने भौतिक अवस्था भी दर्शा दी, टेम्परेचर भी दर्शा दिया और सॉरी दाब भी दर्शा दिया सेकंड वाली अभिक्रिया में। जिसमें टेम्परेचर होगा उसमें हमें टेम्परेचर दर्शाना पड़ेगा। इस तरह साथियों मैंने आज आपको बताया किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के डेफिनेशन को विस्तार समझाया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही, कल मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ में और इसी चैप्टर को मैं आगे समझाऊंगा विस्तार पूर्वक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।